नमस्कार। अब फिर चर्चा में है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक बार फिर बाजी पलटने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार से, पटना से ये समाचार आने लगे हैं और आप तक ये पहुंच भी गए होंगे कि नीतीश कुमार एक दो दिन में एनडीए में फिर वापस जा सकते हैं। ये तीसरी बार होगा जब एनडीए में जाने का फैसला नीतीश कुमार फिर करेंगे। अब नीतीश कुमार के सामने क्या है, और जो भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर पलटू कुमार नीतीश कुमार को कह रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को लेने के लिए तैयार क्यों हो गई, और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की लेने की मजबूरी है, या नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। आखिर क्या है कि जो इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति, जो कि बीजेपी से पाला बदलकर आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार सवा साल डेढ़ साल के अंदर ही विपक्ष के नेता और विपक्षी गठबंधन से उनका मोह भंग हो गया। ऐसा क्या हुआ कि जिस प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद, नरेंद्र मोदी को घोषित किए जाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपने दशकों पुराने संबंध तोड़ लिए थे, अब उन्हीं नरेंद्र मोदी में नीतीश कुमार को ऐसा क्या दिख गया कि वो एक बार फिर से एनडीए में जाने की तैयारी करने लगे। क्या ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार उम्र के इस पड़ाव पर 18 साल से 17-18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अब वो ये फैसला कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार की खातिर ये सब कर रहे हैं, या ऐसा क्या हो गया कि इंडिया गठबंधन से वो अलग जाकर, सिर्फ अलग या अकेले नहीं जा रहे हैं ममता बनर्जी की तरह, बल्कि सीधे उल्टे पाले में जा रहे हैं, एनडीए की तरफ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए रहने देना चाहती है, या बदले में नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी लेगी? ये बड़े सवाल है और एक एक कर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अब जो घटनाक्रम अभी तक का आपने देखा है, इसके बाद नीतीश कुमार क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैंने सुना है कि उन्होंने विधि विशेषज्ञों से इस बात की राय ली है कि क्या विधानसभा को भंग किया जा सकता है क्या। बहुत लोग जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो ये मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव कराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुफीद हो भी सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस साल होने वाले जितने विधानसभा चुनाव हैं, ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ऐसे जो राज्य हैं जिनके चुनाव अभी निकट भविष्य में होने हैं, उनमें अगर ऐसी परिस्थितियां बन सके, महाराष्ट्र तो उनके हाथ में है, हरियाणा उनके हाथ में है, और इन दोनों राज्यों में तगड़ी तगड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए बीजेपी की ये मन स्थिति, कुछ लोग ये मानते हैं कि उसने बनाया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अगर हो सके तो बिहार भी इसी विधानसभा चुनाव, इन्हीं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव भी हो जाएं, तो मोदी लहर में सवार होकर इन तीन राज्यों में फिर से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी या प्रमुख पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे और वो ज्यादा मुफीद तरीके से इन राज्यों में अपनी सरकार बना पाए। तो क्या बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार कर सकते हैं? इसमें भी बड़ा एक कानूनी पेच है, और कानून के जानकारों से जो मैंने बातचीत की कई तरह से और कई बड़े जानकारों से बात की, इसमें कानूनी पेच यह है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है, तो कैबिनेट की अनुशंसा पर ही ऐसा करता है। कैबिनेट में तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के मंत्रियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए कैबिनेट की बैठक बुला के नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर पाए, इसमें संशय है। अगर नीतीश कुमार राज्यपाल को जाकर के इस्तीफा देते हैं, एक विकल्प ये है, अगर वो इस्तीफा देते हैं कि मैं अपने पद पर नहीं हूं और विधानसभा भंग करने को वो कहें, और तेजस्वी यादव कह दें कि चूंकि वो माइनॉरिटी पार्टी, छोटी पार्टी के नेता थे और मेजॉरिटी हमारा है इस गठबंधन में, लिहाजा उनके विधानसभा भंग करने की अनुशंसा से हम सहमत नहीं है, तो फिर वैसे कैबिनेट का बैठक होना जरूरी है, ज्यादातर जानकारों का ये मानना है। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं राजभवन जाके राज्यपाल
को तो राज्यपाल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, क्योंकि बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 9 जजों की ये फैसला दिया था कि सदन में जो बहुमत है, जो सदन का बहुमत सरकार बनाने के लिए जो जरूरी है, वो सदन में ही प्रूव किया जाना चाहिए, सदन में ही बहुमत हासिल करना चाहिए। तो इसलिए राज्यपाल अगर, लेकिन आपको पता ही है कि राज्यपाल किस तरीके से काम करते हैं। अगर राज्यपाल को ये लगे, ये उनके विवेकाधीन में है कि किसी भी गठबंधन या पार्टी के पास बहुमत नहीं है और इसलिए सरकार बनाने का, जैसे आरजेडी ये लिख के, जेडीयू लिख के दे दे कि मुझे हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, और बीजेपी भी ये लिख के दे दे, तो राज्यपाल के पास विकल्प ही नहीं बचता, क्योंकि फिर इतने 243 विधानसभा सीटों में 122 विधायक चाहिए होंगे, फिर 122 विधायक किसी के पास नहीं होंगे, और इस तरह से राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का अधिकार मिल जाता है कि किसी के पास बहुमत वो नहीं देखते हैं, विधानसभा भंग हो जाए, फिर से सरकार बन जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी फिर से साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनके सीटों का बंटवारा का आधार क्या होगा। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने सूत्रों के मुताबिक ये मन बना लिया है कि नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद वो उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री कतई नहीं बनाए रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर चुनाव हुए, वैसे बीजेपी भी चुनाव के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव होता भी है तो बीजेपी को कोई नुकसान भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव होता है तो भी चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद इस बार नहीं देगी, बीजेपी सूत्रों का यह मानना है। जो अभी तक बातचीत चल रही है उसमें माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री पद तो मिल सकता है, लेकिन उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उन पर बीजेपी उस तरीके से विश्वास नहीं करती है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद नीतीश कुमार को यह कहने का मौका मिल गया है कि उनके आराध्य, उनके गुरु और उनके राजनीतिक आदर्श कर्पूरी ठाकुर को बीजेपी ने भारत रत्न दे दिया, और यही उनके जिंदगी की सबसे बड़ी मंशा थी या सबसे बड़ी आकांक्षा थी, और इस तरीके से वो जा सकते हैं। कुल मिला जुला कर बात यह है कि आरजेडी के सामने क्या विकल्प है। आरजेडी के सूत्रों का यह कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ किया तो नीतीश कुमार की पार्टी दो फाड़ हो सकती है। उसमें आरजेडी में मूल बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों में कुछ विधायकों का ये मानना है कि नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ रहना चाहिए, लेकिन जो सांसद हैं, और बड़ी संख्या में सांसद हैं, सांसदों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो ये मानते हैं कि लोकसभा चुनाव अगर जेडीयू बीजेपी के साथ लड़ेगी तो ज्यादा फायदे में रहेगी। ये दो के बीच में मामला अटका हुआ है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लालू प्रसाद यादव जेडीयू में फूट भी करा सकते हैं और उनकी पार्टी तोड़ी भी जा सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह सारा घटनाक्रम हुआ क्यों, नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया क्यों, और नीतीश कुमार ने सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जन्म जयंती पर, जो कि 24 जनवरी को, कल ही 24 घंटे पहले जो हुई है, उसमें उनको क्या जरूरत थी ये बयान देने की कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया, मैंने भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं लाया, परिवारवाद राजनीति में बहुत घातक है। ये बात उन्होंने कही तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि वो बात किसके लिए कह रहे हैं। परिवारवाद का सबसे ज्यादा आरोप अगर किसी पर लगता है तो लालू यादव, मुलायम यादव जैसी फैमिलीज पर ही लगता है, और इसके लिए उन्होंने ये बात कहकर ही इशारा कर दिया था कि इसी से ये अंदेशा लगने लगा था। और रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्होंने सुबह सुबह ही 2-3 ट्वीट धड़ाधड़ ऐसे किए थे जो नीतीश कुमार पर हमला था। हालांकि नीतीश कुमार जब भड़के और इसकी सफाई मांगी सूत्रों के मुताबिक, तो रोहिणी आचार्य ने वो तीनों ट्वीट डिलीट कर दिए। तो ये स्थिति यहां तक पहुंचने के पीछे क्या क्या वजहें हो सकती हैं। देखिए, हम लोग तो नेताओं से, पार्टी के लोगों से बातचीत करके, और जो बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी की बैठकों के बारे में तो रिपोर्टर्स को ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बंद कमरे में होती है और फैसले भी दो लोग करते हैं। बाकी फैसला होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता चलता है, और उसी के बाद देश को और रिपोर्टर्स को भी पता चलता है। लेकिन ये जो पार्टियां हैं, इनमें ऐसे लूप होल्स हैं कि इनकी बैठकों के बारे में भी जानकारी और इनके
अंदरूनी बैठकों के भी बारे में जानकारी हम तक कहीं न कहीं किसी न किसी स्रोत से हम पता कर ही लेते हैं। तो जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और जो नीतीश कुमार का मामला था, नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, विपक्ष को एकजुट करने के लिए अगस्त 2022 में जब बीजेपी का दामन उन्होंने छोड़ा और उसके बाद से ही वो ये कहने लगे कि अब उनका एक ही मंतव्य है, उनका एक ही लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी को सरकार से हटाना है, बीजेपी को सरकार से हटाना है, क्योंकि सारी लोकतंत्र की जो धज्जियां हैं वो उड़ रही हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब इंस्टीट्यूशंस पे हमला किया जा रहा है, देश में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है। यही सब आरोप लगा के उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब देश को एकजुट होना चाहिए। वो उस तरह की भूमिका में आ रहे थे जैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण आए थे। तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की, ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल से लेकर दक्षिण के सारे नेताओं से बातचीत की, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और फिर पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई, आपको मालूम है। और उस बैठक के बाद ऐसा कहते हैं कि नीतीश कुमार कन्वीनर पद के लिए, उन्होंने कहा कभी उनकी इच्छा नहीं है, हालांकि आधिकारिक तौर पे उन्होंने कहा, लेकिन पिछली जो इंडिया की गठबंधन की बैठक हुई थी उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम ममता बनर्जी और केजरीवाल ने जानबूझकर राजनीतिक चाल चलते हुए लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस नेतृत्व को एक सेटबैक, एक 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 धक्का सा लगा कि इन नेताओं ने उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे को ही नाम आगे बढ़ा दिया। हालांकि ममता बनर्जी ऐसा करती रही हैं और ये उनकी हमेशा से, जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा 2012 में प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने की संभावना बहुत क्षीण हो गई थी। कांग्रेस नेतृत्व भी उनको बनाने के लिए उतना आगे नहीं था। ऐसे समय में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलकर निकली तो उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम ही राष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर दिया, उन्होंने सोमनाथ चटर्जी का नाम घोषित कर दिया। इस तरह का वो करती रहती है। तो इसमें कुल मिलाकर मामला ये बैठा कि जो उस बैठक में एक बात तो ये हुई जिससे कांग्रेस नेतृत्व को दिक्कत हुई, दूसरी बात ये कि जब नीतीश कुमार को संयोजक पद, ऐसा कहा जाता है और ऐसी जानकारी है सूत्रों के मुताबिक कि नीतीश कुमार को संयोजक पद का देने का जब प्रस्ताव हुआ तो कांग्रेस के ही एक बड़े नेता ने कहा कि इस पर थोड़ा ममता बनर्जी आज की बैठक में नहीं है, उनको शायद ऐतराज हो सकता है, उनसे एक बार चर्चा करके इसके बाद नीतीश कुमार को संयोजक पद का संयोजक घोषित किया जाए तो ज्यादा ठीक है, वो इंडिया गठबंधन की एक प्रमुख नेता है, कहीं उनको ऐतराज ना हो। इस तरह के शब्दों को सुनने के बाद ऐसा बताया जा रहा है नीतीश कुमार का मूड ऑफ हो गया। उनका अपने नेताओं से उन्होंने, या जो लोग बैठक में थे, उस समय ये एक फीलिंग आई कि ऐसा तो था नहीं कि हमने संयोजक पद के लिए कोई ऑफर दिया था, ऐसा तो है नहीं कि संयोजक पद हमें चाहिए इसलिए हम इस गठबंधन में आए थे। और ये तमाम बातें इस तरह की हुई। चूंकि इंडिया गठबंधन में एक ही कद के कई नेता हैं और सब अपने अपने क्षेत्रों के और अपने अपने राज्यों के छत्रप हैं, इसलिए भी ये बात आई और उसके बाद ही नीतीश कुमार ने फैसला किया कि अब पार्टी पर कंट्रोल उनका होगा। लल्लन सिंह, जो कि आरजेडी के करीबी माने जाते थे, एक समय आरजेडी के सबसे मुखर विरोधी, जेडीयू में अगर कोई था तो वो लल्लन सिंह थे, लेकिन उनको राष्ट्रीय पद, अध्यक्ष पद से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उन्होंने लिया। हालांकि लल्लन सिंह जो है वो बार बार ये कहते रहे कि ये उनकी मंशा थी, उन्होंने खुद नीतीश कुमार से कहा था, लेकिन शायद नीतीश कुमार की चाल को वो भी नहीं भांप पाए। आरसीपी सिंह जो उनके पहले अध्यक्ष थे, जो केंद्र सरकार में मंत्री 2019 में बन गए थे, उनको भी नीतीश कुमार ने, जो उनके करीबी थे, आईएएस अफसर थे, उनके बहुत दिनों तक मुख्य सचिव थे, उनको भी नीतीश कुमार ने ये कह के पार्टी से निकाला कि वो जो है उनको अध्यक्ष जब बनाया तो वो नरेंद्र मोदी की केंद्रीय मंत्री परिषद में बिना नीतीश कुमार के बताए वो शामिल हो गए, अपना नाम खुद ही दिया और ये बात कह के आरसीपी सिंह को भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया। आरसीपी सिंह अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नीतीश कुमार के पैतरे को नहीं समझ पाए। मुझे लगता है कि लल्लन सिंह भी नीतीश कुमार के फैसले को नहीं समझ पाए। अब ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार ने
इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक जो हुई जिसमें वो शामिल हुए थे, उसके बाद ही उनका मोह भंग हो गया और उन्हें लगा, और सीटों के बंटवारे पर ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि बताते ये भी है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में ये बात हुई थी कि बिहार की 40 सीटों पर 36 सीटों पर वो चुनाव लड़ लें, 18-18 बराबर बराबर, 2 सीट कांग्रेस को दे दें, किशनगंज उनके पास सिटिंग है, एक और सीट दे दें सासाराम की या औरंगाबाद की, या और भी कोई एक सीट उनको देने के लिए, या तारिक अनवर की सीट दे दे, और 2 सीटों में एक सीपीआई और एक सीपीआई एमएल को दे दे। इस तरह की बातचीत चल रही थी, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार नहीं थी। नीतीश कुमार के सांसदों की जो सीटिंग संख्या है उससे कम पर वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार थे। कुल मिला जुला के इतनी खिचड़ी पक गई और इतना सब मामला हो गया कि नीतीश कुमार जो कुछ सोच करके आए थे, वो शायद, ऐसा उनके करीबियों का मानना है, कि उनकी इमेज, परिवार, देखिए भारतीय जनता पार्टी देश के सारे नेताओं पर 3 तरह के आक्रमण करती है। पहला, भ्रष्टाचारी होने का, दूसरा परिवारवादी होने का, और तीसरा सेकुलर होकर के एक एक मुस्लिम, खास करके माइनॉरिटी की अपीजमेंट का। ये 3 जो आरोप है कि भ्रष्टाचार के, मुस्लिम अपीजमेंट के, माइनॉरिटी की अपीजमेंट के, और तीसरे परिवारवाद के, इन 3 आरोपों से देश में सिर्फ 2 नेता बचते हैं। एक का नाम है अरविंद केजरीवाल, दूसरे का नाम है नीतीश कुमार। अरविंद केजरीवाल का से बहुत ज्यादा नीतीश कुमार का जो है वो राजनीतिक करियर है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लग भी गए, शराब घोटाले के। नीतीश कुमार का दामन बिल्कुल साफ है, अभी तक आरोप लगे नहीं, और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के किसी आरोपों के घेरे में अभी तक आए नहीं। परिवारवाद का आरोप उन पर लगाया नहीं जा सकता। और तीसरी बात है, मुस्लिम अपीजमेंट का भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। बीजेपी के साथ जो इतने लंबे समय तक गठबंधन में रहा हो तो उस नेता पे आप नहीं लगा सकते। चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक रहने के बाद अगर नीतीश कुमार को विपक्ष के चेहरे के तौर पर आगे किया जाता तो वो भारतीय जनता पार्टी या सारी चीजों पर हमला बोलते तो शायद लोगों को ज्यादा यकीन होता, क्योंकि वो शुरू से बीजेपी के विपक्षी नहीं रहे। तो उनकी इस बात में कि पीछे की बीजेपी, अटल आडवाणी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में क्या फर्क है, जब वो ये बात बोलते तो लोगों को ज्यादा समझ में आता। ये सारी मंशा, ये सारी इच्छाएं नीतीश कुमार के भीतर थी। हालांकि उनकी पार्टी के लोग और खुद नीतीश कुमार भी हमेशा ये कहते रहे कि उन्हें किसी पद की कोई लालसा नहीं है, वो तो बिहार के बारे में बात करते रहे। हम लोगों को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग छापने वाले लोग हैं, उनको भी इस बात की जानकारी है कि अब डबल इंजन की सरकार जैसा कोई पोस्टर, बैनर बिहार में कुछ दिनों में छप सकता है। तो कुल मिला के 40-42 विधायकों वाले नेता आज की तारीख में नीतीश कुमार श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के बाद लगातार 23 और 24 तारीख उन्होंने हेडलाइंस में ले रखी है और उन्होंने पूरे समाचार पर अपना कब्जा जमा लिया है। एक नेता जो कि अपने ही प्रदेश की तीसरे दर्जे की पार्टी है, विधानसभा में सदस्य संख्या के आधार पर, लेकिन वो राष्ट्रीय खबरों में सुर्खियां बना हुआ है और लगातार उनके बारे में चर्चा हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के लोग या बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, नरेंद्र मोदी, उनको भी नीतीश कुमार की इतनी जरूरत क्यों है? और इतना सब कुछ 1.5 साल में बोलने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में भी जाने के लिए तैयार है या दोनों तरफ से बातचीत हो रही है? अब बहुत तरह की बात आ रही है कि ये बात पहले से हो रही थी। बात ये भी आ रही है कि 48 घंटे में ऐसा कुछ वो फैसला लेंगे। और कहा तो 30 तारीख को राहुल गांधी की किशनगंज की यात्रा में शामिल होने वाले थे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के। अब खबर यह आ रही है कि 4 फरवरी को जो प्रधानमंत्री की जनसभा बिहार में होने वाली है, नीतीश कुमार उस जनसभा में स्टेज पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाथ हिलाते भी नजर आ पाएंगे। तो यही है नीतीश कुमार। नमस्कार।